BNI के दर्शकों को मेरा आदाब। पिछले दिनों तमिलनाडु से एक खबर आई थी जिसमें एक बाप और उसके बेटे को पुलिस स्टेशन ले जाकर बड़ी बेरहमी से मारा पीटा गया और फिर अगले दिन हॉस्पिटल में उन दोनों की मौत हो गई। इस केस का तमिलनाडु हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। क्यों? इसलिए कि पूरे स्टेट में पुलिस की इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए। और मुज़ाहरा करने वालों ने ये नहीं देखा कि ये मरने वाले बाप बेटे कौन थे, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि इंसान थे और तमिलनाडु के शहरी थे। पूरे स्टेट में जो प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ की हाई कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लेते हुए और जुडिशल मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया कि इस मामले की तहक़ीक़ात की जाए। मामला क्या था, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। थूथुकुडी चेन्नई से 700 किलोमीटर दूर एक जगह है, साथनकुलम पुलिस स्टेशन है। वहाँ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में एक 60 साला शख्स पी जयराज को पकड़ा गया कि उसने एक लिमिट के बाद दुकान खोल रखी थी लॉकडाउन के दौरान, और उसको पुलिस स्टेशन ले जाकर मारा पीटा गया। ये खबर सुनकर उसका बेटा, जिसका नाम बेनिक्स था, वो पुलिस स्टेशन पहुंचा अपने बाप को छुड़ाने के लिए, लेकिन पुलिस ने उसके साथ भी ज़्यादती की। रात भर दोनों को लॉकअप में रखा, रात भर मारा पीटा गया। बताया गया कि कई लाठी पुलिस की टूट गई उनको मारते मारते, और अगले दिन हॉस्पिटल में दोनों ने जान दे दी। अब ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं जिनको हाई कोर्ट ने तहक़ीक़ात का ज़िम्मा दिया था, ये उस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। थूथुकुडी के जो साथनकुलम पुलिस स्टेशन है वहाँ पहुंचते हैं, अपने साथ एक एक्सपर्ट को ले जाते हैं और एक सिविल अफसर को ले जाते हैं। इनके साथ देखिए वहाँ क्या होता है। उस पुलिस स्टेशन में उन्हीं पुलिस वालों ने जिन्होंने जुल्म ज़्यादती करके 2 बाप बेटों को मार दिया था, मजिस्ट्रेट को डराया धमकाया। इनके मांगने पर रिकॉर्ड नहीं दिया, वो लाठी नहीं दी जिससे पीटा गया, वो कपड़े नहीं दिए उसके। और अंदर जाके पता चला पुलिस स्टेशन में कि एसपी और डीएसपी साहब भी वहाँ बैठे हुए हैं, और डीएसपी साहब ने इस तरह से मसल दिखाए, यानी पहलवानी दिखाई मजिस्ट्रेट साहब को, कि जैसा कि उन्हें मजिस्ट्रेट के आने की खबर ही नहीं हुई, और मजिस्ट्रेट को धमकाने और डराने की कोशिश की गई। एक पुलिस वाले ने तो उनके कान में यहाँ तक आकर कहा कि यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी, यहाँ आप इस तरह से तहक़ीक़ात नहीं कर सकते। अल्टीमेटली मजिस्ट्रेट साहब ने एक महिला हेड कांस्टेबल का बयान रिकॉर्ड किया जिसने ये पूरा वाक़या देखा था। उसको यकीन दिलाया कि तुम्हें हम प्रोटेक्शन देंगे। मजिस्ट्रेट साहब किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से भागे। हाई कोर्ट में जाकर रिपोर्ट पेश की और बताया कि हमारे साथ ये सलूक हुआ है। ये तमिलनाडु में हो रहा है। मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूँ कि तमिलनाडु में वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ की पुलिस भी इतनी ख़राब नहीं है। वहाँ के लोग ये बात खुद कहते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो यूपी बिहार से वहाँ जाकर कारोबार कर रहे हैं अपना, वो लोग भी ये बात कहते हैं कि वहाँ आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये जो पुलिस स्टेशन है साथनकुलम का, इसके बारे में अब मज़ीद 12 शिकायतें आ गई हैं। जब से हाई कोर्ट ने ये केस लिया है, टेकअप किया है, 12-13 लोग और आ गए हैं और अभी आ ही रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर भी जुल्म ज़्यादती हुई, इसी पुलिस स्टेशन में हुई, इन्हीं लोगों ने की। तो मजिस्ट्रेट ने जाकर हाई कोर्ट में दोबारा कहा कि हमारे साथ ये हुआ। हाई कोर्ट ने फिर इसकी तहक़ीक़ात जो लोकल CBCID होती है उसको दी। CBCID ने फिर अपने तौर पर जाकर तमाम मामलात अपने हाथ में लिए, और अभी तक बताते हैं कि 5 अफसर गिरफ़्तार हो चुके हैं। अब मैं इसको एक तरफ रख के आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये आखिर तमिलनाडु में क्या हो रहा है। देखिए, तमिलनाडु में 2021 में इलेक्शन होने हैं। वहाँ की जो ट्रेडिशन है वो ये रही है कि वहाँ के लोग 5 साल एक पार्टी को देते हैं, 5 साल दूसरी पार्टी को देते हैं। वहाँ मेनली 2 ही पार्टियाँ हैं,
AIADMK जो जयललिता की पार्टी है, जयललिता का इंतकाल हो गया है। इस वक्त जयललिता की पार्टी की ही सरकार है, लेकिन बहुत कमज़ोर चीफ मिनिस्टर है और वो इस वक्त बीजेपी के इन्फ्लुएंस में है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में। दूसरी पार्टी है DMK जो करुणानिधि की पार्टी है। करुणानिधि का भी इंतकाल हो गया है, लेकिन अब ऐसा लगता है जो वहाँ की ट्रेडिशन है उसको देखते हुए कि लोगों का रुझान DMK की तरफ है और अब जो इलेक्शन होंगे 2021 में, उसमें AIADMK हार सकती है और DMK जीत सकती है और सरकार बना सकती है। मैं आपको बता दूं कि DMK के साथ इस वक्त कांग्रेस है और हो सकता है कि ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ें। AIADMK के साथ BJP है। BJP की अभी तक वहाँ एक भी सीट नहीं आई है तमिलनाडु में, ये आप समझ लीजिए। BJP की पूरी कोशिश है कि तमिलनाडु में उसकी सरकार बने। CA के खिलाफ पूरे मुल्क में जिस तरह प्रोटेस्ट हुए, ऐसे ही तमिलनाडु में भी हुआ प्रोटेस्ट। लेकिन जो लोग तमिलनाडु में प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, ईसाई ही नहीं थे, उनमें हिंदू भी थे। तमिलनाडु में 87% हिंदू भाई रहते हैं जो बहुत सेकुलर है। मुसलमानों की आबादी है 5.86% और ईसाइयों की आबादी है 6.12%। ये सब मिल के रहते हैं बहुत अच्छे से, इनके दरमियान कोई ना इत्तेफाक़ी नहीं है। लेकिन CA के ख़िलाफ़ जो लोग प्रोटेस्ट करके अपने घरों को लौटते थे वो शिकायत करते थे कि उन पर हमले होते हैं। फिर 5 मार्च को कोयम्बटूर की 2 मस्जिदों पर हमले हुए, पेट्रोल बम फेंका गया और पत्थरबाजी की गई। कोयम्बटूर में जो हिंदू आबादी है वो 88.3% है, मुसलमानों की आबादी 6.10% है, यानी रिलेटिवली ज़्यादा। ईसाइयों की आबादी 5.50% है। थूथुकुडी में मैंने बताया कि ईसाइयों की आबादी 16.70% है, सबसे ज़्यादा आबादी है। और ये जो 2 लोग मारे गए हैं बाप बेटा, इनके बारे में भी कहा जाता है कि वो ईसाई ही। तो कोयम्बटूर में 5 मार्च को 2 मस्जिदों पर पेट्रोल बम फेंके गए, पत्थरबाजी की गई फजर के वक्त। अब यहाँ मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ जो वहाँ के बहुत से लोगों ने मुझे बताई, जिनमें मौलाना साजिद नदवी साहब हैं, उन्होंने बताया, मोहम्मद अली साहब हैं, कारोबारी हैं, उन्होंने बताया, और भी कई लोग हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें मसलक फ़ेत के एतबार से बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं और बड़े सख्त इख्तिलाफ़ हैं, लेकिन जब कोई इशू आता है सियासी या मजहबी तो ये सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन एक हो जाती हैं। ये कितनी अच्छी बात है। तो इस वाक़े के ख़िलाफ़ भी जो 2 मस्जिदों पर पेट्रोल बम फेंके गए, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एक हो गई, प्रोटेस्ट किया गया, मेमोरेंडम दिया गया पीसफुली और कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस कार्रवाई करती या ना करती नहीं मालूम, लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि 12 मार्च को हिंदू मुनानी, BJP और RSS ने मिलकर एक मार्च निकाला और पुलिस को कार्रवाई करने नहीं दी। सवाल उठा कि पुलिस ने इनको मार्च निकालने की इजाज़त क्यों दी, जबकि 5 मार्च को जो कुछ हो चुका था, 2 मस्जिदों पर हमले हुए थे, उसके कल्प्रिट्स को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो इनको मार्च निकालने की इजाज़त क्यों दी गई। तमिलनाडु में एक जगह है मीनाक्षीपुरम, वहाँ 1980 में 1100 दलितों ने मज़हब बदल लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया था। उसके जवाब में ये हिंदू मुनानी बनी थी और उन्होंने बहुत सारे ऐलानात किए थे। जयललिता के दौर में भी इन्होंने बहुत कोशिश की, कई हमले हुए, लेकिन बहरहाल वो हमारा आज का इशू नहीं है। तो हिंदू मुनानी, BJP और RSS ने 12 मार्च को एक मार्च निकाला और पुलिस को कोई कार्रवाई कल्प्रिट्स के ख़िलाफ़ करने नहीं दी। हमें नहीं मालूम कि इन मस्जिदों पर हमला किसने किया था। 16 मार्च को तमिलनाडु के जो BJP के सदर हैं L मुरुगन, वो एक बयान देते हैं और वो ये कहते हैं कि अब हम बहुत जल्द तमिलनाडु की असेंबली में BJP के MLAs भेजेंगे। तो 2021 में इलेक्शन होना है, जाहिर है कि BJP पूरी कोशिश करेगी। तो क्या ये मस्जिदों पर पेट्रोल बम के हमले,
12 मार्च को हिंदू मुनानी बीजेपी आरएसएस का मार्च और उसमें इश्तियाल अंगेज नारे, और 16 मार्च को ये बीजेपी चीफ का एक बयान, क्या ये सब उसी की तैयारी है? और ये जो साथनकुलम पुलिस स्टेशन में एक ही तरह के लोगों के खिलाफ ज़्यादती हो रही है, क्या ये उसकी तैयारी है? क्या वहाँ ईसाइयों और मुसलमानों को डराने और धमकाने की कोई कोशिश है? चूँकि ये दोनों मिलके 12-13% बनते हैं और इनका रुझान ज़ाहिरी तौर पर, चूँकि ये सब परेशान है इस वक्त और इस हुकूमत से निजात पाना चाहते हैं जो AIADMK की है वहाँ, मुझे लगता है कि ये सब वही हो रहा है। इसमें एक पॉलिटिकल एंगल है। इस वक्त तमिलनाडु के लोगों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ को। और जो एक पहलू मोहम्मद अली और मौलाना साजिद साहब ने बताया कि वहाँ की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आपस में कितना ही इख्तलाफ हो लेकिन सियासी और मजहबी मामलात में एक हो जाती है, मेरी दरख्वास्त है कि वो अब एक हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। शरपसंदों को अब हराने का वक्त आ गया है। एहतियात रखें, शरपसंदों को खेल खेलने ना दें। आदाब। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए माय चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।